हमने बर्थ रिडक्शन के ऊपर अभी हमने कोई रिएक्शन पढ़ा नहीं है, और हम लोगों ने इसके ऊपर दो ट्रिक याद कर लिए कि पहला बर्थ रिडक्शन में क्या होने वाला है, बॉयज लाइफ टू कूल, बर्थ में ट्रांसएडिशन होने वाला है, और दूसरा इसके अंदर रिएजेंट क्या है, बीना नहीं है, बिल्ली नहीं है, यानी बर्थ में ना Na सोडियम प्लस में लिक्विड अमोनिया या लिथियम प्लस में लिक्विड अमोनिया। क्लियर है, इजी हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एल्कीन, और एल्कीन में आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले किसमें, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में। क्या, एक तो हम लोग पढ़ेंगे लिंडलर्स कैटलिस्ट के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे P2 कैटलिस्ट के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बर्थ रिडक्शन के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बड़े सिंपल मेथड के साथ और विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, पहले अच्छे से इसको समझो और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। देखो नंबर कौन सा था, नंबर 5 था हमारा। पहले हम लोग जो 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अगर हम लोग एल्काइंस का पार्शियल रिडक्शन कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कीन में, और अगर हम लोग कंप्लीट रिडक्शन कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको तो एल्केन बनाना नहीं, हमको क्या बनाना है, सिर्फ एल्कीन बनाना है। तो इसका मतलब है हमको क्या करना पड़ेगा, एल्काइंस का पार्शियल रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, और वो एल्काइन भी कौन से लेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग लेने वाले हैं कौन से, नॉन टर्मिनल एल्काइंस। कौन से एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइंस। ऐसा क्यों, आगे आगे देखते जाइए, पता लगेगा, ठीक है ना। चलिए, अब पार्शियल रिडक्शन में, इस मेथड में हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की रिएक्शंस है, ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शन है, 3 टाइप की, और उसमें जो सबसे पहली है वो क्या है, आपका लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। अब ये लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली लिंडलर्स कैटलिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइजन्ड पैलेडियम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पॉइजन्ड पैलेडियम। पैलेडियम मेटल, कौन सी मेटल है, पैलेडियम मेटल, और वो कौन सी है, पॉइजन है। अब ये पॉइजन कैसे हो गई, तो देखो ध्यान से, एक्चुअली होता क्या है, लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है कि हमारी मेटल है वो तो है पैलेडियम। कौन सी मेटल है, पैलेडियम, ओके। और ये पैलेडियम किसके ऊपर डिपॉजिट किया गया है, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर डिपॉजिट किया गया है, या फिर मान लो बेरियम सल्फेट के ऊपर डिपॉजिट कर दिया। जो पैलेडियम मेटल थी पाउडर्ड फॉर्म में ले लिया हम लोगों ने, उसको हमने कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर या फिर बेरियम सल्फेट के ऊपर क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा कैटलिस्ट रेडी हो गया। अब इसको क्या बनाना है, हमको पॉइजन बनाना है, और पॉइजन बनाने के लिए हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे कैटालिटिक पॉइजन। और वो कैटालिटिक पॉइजन यहां पर कौन होते हैं, जैसे हम यहां पर ले सकते हैं क्या, सल्फर, ठीक है, या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, क्यूनोलिन। क्या ले सकते हैं, क्यूनोलिन, ठीक है। अब क्यूनोलिन का मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं क्या होता है, ये क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके, डबल सिंगल डबल, ये देखो, देन ये क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है। अब ये क्यूनोलिन है वो सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी आ सकते हैं ना, ठीक है। उसके अलावा और क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं PbO2, लेड का ऑक्साइड ले लिया। और ये क्या काम करते हैं, ये सारे कैटालिटिक पॉइजन है। ये क्या है, कैटालिटिक पॉइजन। अब आपने पढ़ाई होगा कि कैटालिटिक पॉइजन क्या होते हैं। कैटालिटिक पॉइजन, दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो डिक्रीज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिटिक पॉइजन बोलते हैं। ये बात समझ आ गई। चलो अब देखो रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। अब बात ही है, मैंने क्या बोला था आपको कौन से एल्काइन लेने हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन लेने हैं। कौन से, नॉन टर्मिनल एल्काइन। जैसे मान लो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे R C ट्रिपल बॉन्ड C R प्राइम। अब ये R और R प्राइम दे में बी सेम, दे में बी डिफरेंट है, लेकिन ये जो एल्काइन है वो कौन सा है, नॉन टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन कौन से होते हैं, जैसे मान लो आपके पास हो जाए R C ट्रिपल बॉन्ड C H हो जाए। देखो कि जहां पे जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन या तो फर्स्ट कार्बन हो या फिर कौन सा हो, लास्ट कार्बन हो, तो वो कौन से हो जाएंगे, आपके टर्मिनल एल्काइन हो जाएंगे। देखो टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। अब इसकी एक निशानी क्या है,
कि टर्मिनल एल्काइन में जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ में एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। ठीक है, ये इसकी निशानी है। या सबसे छोटा वाला ले लो आप, इथाइल ले लो। ठीक है, अब देखो कितने, जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है वही या तो लास्ट है या क्या है, नंबर 1 है, तो उनके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये क्या हुए आपके टर्मिनल एल्काइंस हुए। अब मजे वाली बात क्या है कि इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट देखूं तो कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है, यहाँ पे sp, क्या है sp। और आपको पता है कि sp कार्बन है, यानी s करेक्टर कितना हुआ, 50% हुआ। ठीक है, s करेक्टर 50% हुआ तो क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो ये क्या दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है। यानी ये जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, यानी अगर हम लोगों ने क्या काम किया, रिएक्शन करवाया किसका, मेटल का, मान लो इसके साथ में हम लोग रिएक्शन करवाया तो ये क्या रिएक्शन हो जाएगा, एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। क्या रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। यहां पे जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन दे देगी और यहां पर ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्रोटॉन दे देगा। ठीक है, वो प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, H रेडिकल, और दो H रेडिकल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर देंगे। तो यहां से हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। ठीक है ना, ओके। तो हमको तो वो करना नहीं, इसलिए हम लोग यहां पर जो टर्मिनल एल्काइन है वो नहीं लेते हैं। हम क्या लेते हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन। देखो ये कार्बन भी आपका sp है, ये कार्बन भी आपका sp है। ठीक है, s करेक्टर 50% है, बट इनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये प्रोटॉन कहां से देंगे। ठीक है, सो वी हैव टू टेक द नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर है। चलो इसको मिटा दिया जाए एक बार। हाँ जी, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमने एक ले लिया क्या, नॉन टर्मिनल एल्काइन ले लिया। क्या ले लिया, नॉन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, ओके। इसका हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, यानी हाइड्रोजन गैस डाला। ओके, और साथ में क्या ले लिया हमने, लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या ले लिया हम लोगों ने, LR, शॉर्ट में लिख दूं, क्या ले लिया हमने, लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये लिंडलर्स कैटलिस्ट किस टाइप का एडिशन करता है, हाइड्रोजन का एडिशन करेगा, किस टाइप का करेगा, ये करेगा सिस एडिशन। कैसे कि एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन भी यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यानी इसने ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहां लगेंगे, दोनों सेम साइड से लगने वाला है। जो दो हाइड्रोजन लगने वाले हैं वो कहां लगने वाले हैं, सेम साइड से ही लगने वाले। ये हो गया R और ये क्या हो गया, R प्राइम। तो ये कौन सा एल्कीन बना आपके पास, सिस एल्कीन। कौन सा एल्कीन बना, सिस एल्कीन। तो आप लोग याद रखिए कि जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है वो कौन सा एल्कीन बनाता है, सिस एल्कीन बनाता है। उसमें कौन सा एडिशन होता है, सिस एडिशन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि सर ये हुआ कैसे, तो थोड़ा इसके मैकेनिज्म में जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसे कहा जाए मैकेनिज्म में। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो मेटल है पैलेडियम, ठीक है, वो क्या काम करेगी, इस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, अपने सरफेस पे एडसॉर्ब करेगी। मान लो कि ये पैलेडियम मेटल का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ पैलेडियम मेटल। ठीक है ना, ओके। तो हमने क्या काम किया, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को डिफ्यूज किया। तो इसने क्या काम किया, हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे क्या कर लिया, एडसॉर्ब कर लिया। देखो H, तो इसने हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे क्या कर लिया, एडसॉर्ब कर लिया। एडसॉर्प्शन हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन का, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे, एडसॉर्प्शन हो गया। ठीक है, किसका, ऑफ हाइड्रोजन का। और आप लोग जानते हो कि जब कोई मेटल किसी गैस को अपने सरफेस पे एडसॉर्ब करती है तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्लूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्लूजन। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्लूजन। यानी अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन है, ये कौन सी हाइड्रोजन है, तो ये आपकी ऑक्लूडेड हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका मतलब जो गैस किसी मेटल के सरफेस पे एडसॉर्ब होती है दैट इज द ऑक्लूडेड गैस। तो यहां पर ये गैस कौन सी, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन कौन सी हुई, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन हुई। ठीक है ना, चलो। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, हाइड्रोजन को पैलेडियम के सरफेस पे क्या कर दिया, हमने डिफ्यूज कर दिया। ठीक है, चलो एडसॉर्ब करवा दिया। चलो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या कि एडसॉर्प्शन में इस हाइड्रोजन और इस मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, वीक वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। कौन सा बॉन्ड है, वीक वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम जैसे यही आपकी नॉन टर्मिनल एल्काइन है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C R प्राइम और ये लिया R। ठीक है, ये एल्काइन है, हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो होगा क्या, कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में, ठीक है, हल्का हल्का बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। ओके, तो फिर इन कार्बन कार्बन का बॉन्ड थोड़ा सा क्या होना स्टार्ट होगा, वीक होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हाइड्रोजन है
ये हाइड्रोजन, इसको कौन ले जाएगा, ये कार्बन ले जाएगा। तो देखो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है C, डबल बॉन्ड C, यहां पर क्या हो गया R प्राइम, ये क्या हो गया R, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में लग जाएगी, ये देखो लग गई, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में लग गई। तो देखा आपने कि जो दोनों हाइड्रोजन है वो एक ही साइड से आ रही है, दोनों की दोनों हाइड्रोजन है वो एक ही साइड से आ रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिस एडिशन होता है। अगर हम लोग लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कौन सा एडिशन होगा, सिस एडिशन होगा, दिमाग में फिट कर लीजिए, और इसको हम लोग बाद में एक ट्रिक से भी समझेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, इस पैलेडियम के सरफेस से ये जो हाइड्रोजन है ये तो क्या हुई, ये तो चली गई, चली गई ना। अब देखो हमने ये कैटालिटिक पॉइजन क्यों यूज किया था, क्योंकि यहां पे ये जो पैलेडियम है एक बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट है, ठीक है। जैसे ही मान लो इस सरफेस पे हाइड्रोजन गैस क्या हुई, चली गई, इसको हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो हो सकता है कि बाद में और फर्दर हाइड्रोजन यहां पर आके क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। अगर यहां पर हाइड्रोजन और आकर के एब्जॉर्ब हो गई, इसका मतलब ये फिर से क्या बन गया, एक आपका स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट बन गया। लेकिन हमको अब, और ये फिर से जब एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट बन जाएगा तो ये इस एल्कीन जो आपकी बनी है, इस एल्कीन को फर्दर किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में, R प्राइम R H H H और H। तो देखो आपने, ये तो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट रिडक्शन हो गया। लेकिन हमको इस प्रोसेस को होने से रोकना है, हमको ये जो एल्कीन बनी है उसका फर्दर रिडक्शन को रोकना है। और इसके फर्दर रिडक्शन को कैसे रोकें, एक काम करते हैं कि जैसे ही कि ये जो थोड़ा सरफेस यहां पर खाली हुआ, ठीक है, इस सरफेस को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, और इस सरफेस को ब्लॉक कौन करेगा, ये करेगा, या तो आप सल्फर यूज कर रहे हो, या फिर आप क्विनोलिन यूज कर रहे हो, या फिर आप लेड ऑक्साइड यूज कर रहे हो। मान लो आपने सल्फर यूज किया, तो सल्फर यहां पर आ गया, और सल्फर ने ये जो सरफेस को क्या कर दिया, पैलेडियम के सरफेस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि पैलेडियम का कुछ सरफेस अब हाइड्रोजन उसके पास है नहीं, वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। इसका मतलब ये सल्फर अब क्या काम करेगा, कैटालिटिक पॉइजन का काम करेगा। कहानी समझ आ गई। और इस कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अरे पैलेडियम का मेन काम क्या था, सरफेस का काम था। अगर उसका सरफेस ही थोड़ा सा ब्लॉक हो गया, इसका मतलब उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। और कम होने का मतलब अब इस एल्कीन का जो फर्दर रिडक्शन होने वाला था एल्केन में, वो नहीं होगा। कहानी समझ आएगी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कैटालिटिक पॉइजन हियर। ओके, तो ये है आपका लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट में हम एक नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं, ओके, और उसका रिडक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, सिस एल्कीन बनती है। जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा दैट विल बी फ्रॉम द सेम साइड एंड विल गेट अ सिस एल्कीन। तो याद रखिए लिंडलर्स कैटलिस्ट यानी सिस एडिशन। कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। चलिए तो एक काम कीजिए, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो अब देखो सिमिलरली हम लोग एक कैटलिस्ट और यहां पर यूज करते हैं, देखो नंबर 2, ठीक है, और उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, P2 कैटलिस्ट। क्या नाम है ये, P2 कैटलिस्ट, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि यहां पर हम लोग यूज करते हैं क्या, निकिल बोराइड को। क्या किसको यूज करते हैं, निकिल बोराइड, ठीक है। अब ये निकिल बोराइड क्या है कि निकिल के किसी सोल्ट को, निकिल का कोई आपके पास क्या है, सोल्ट है, ठीक है, निकिल का कोई आपके पास सोल्ट हुआ, और उस सोल्ट को हम लोग रिएक्शन करवाए किसके साथ में, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में। निकल के किसी सोल्ट को अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में हम लोग रिएक्ट करवाएं तो एक कंपाउंड बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, Ni2.5b। क्या बोलते हैं, Ni2.5b, ठीक है, ओके। और ये कंपाउंड डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस Ni2.5b को हम लोग क्या बोलते हैं, निकिल बोराइड बोलते हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि आपको आपके मॉड्यूल्स में, आपके पैकेज में और बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको दिया होगा क्या, आपको दिया होगा Ni2b, 2.5 नहीं देख करके यहां पे Ni2b दिया होता है। एक्चुअली ये जो 2 है वो मिस्टेकनली लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो 2 नहीं होकर के क्या होता है, 2.5 होता है, ठीक है। तो ये निकिल का बोराइड है, ठीक है, जिसको हम लोग P2 कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ये भी क्या काम करता है, ये भी यही पार्शियल रिडक्शन करता है। और कौन सा एडिशन करता है, सिस एडिशन करता है। लिंडलर्स कैटलिस्ट की तरह एक नॉन टर्मिनल एल्काइन का ये क्या करेगा, सिस एडिशन करेगा। इसको फिट कर लो दिमाग में, कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ओके, कोई एल्काइन दिया जाएगा और एरो पे दे देंगे आपको क्या, P2 कैटलिस्ट। इस निकिल बोराइड को ही आप लोग क्या बोलते हो, P2 कैटलिस्ट बोलते हो, ठीक है। ये भी क्या काम करेगा, लिंडलर्स कैटलिस्ट की तरह ही ये भी सिस एडिशन करने वाला है।
तो दिमाग में क्या कर लो, फिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको कर लो नोट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम क्या है, बर्च रिडक्शन। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, नंबर 3 क्या है आपका, बर्च रिडक्शन। क्या नाम है, बर्च रिडक्शन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रिएक्शन करने से पहले हम लोग समझते हैं इस बर्च रिडक्शन में होता क्या है। हम लोग पहले इसको याद करते हैं, एक ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब ट्रिक क्या है, सिंपल एंड स्वीट सी बात है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है लड़के भी देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं, ठीक है, कि नॉर्मल लाइफ अगर हम देखा जाए तो बॉयज का लाइफ थोड़ा ज्यादा हैपनिंग होता है या गर्ल्स का लाइफ थोड़ा ज्यादा हैपनिंग होता है। ठीक है, एक्चुअली राइट्स तो सबको बराबर है ना, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि जो बॉयज है उनको थोड़ा ज्यादा फ्रीडम मिलता है एज कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, तो मैं कुछ बोल सकता हूं, जैसे मान लो कि जैसे गर्ल्स हैं उनको घर के काम में भी थोड़ा हेल्प करना पड़ता है, जैसे झाड़ू लगाना भी है, उसमें खाना बनाना भी है एंड सो मेनी। और बॉयज वो थोड़े कम हेल्प करते हैं घर के काम में। अगर मान लो बॉयज हैं वो रात को 11 बजे 12 बजे कहीं बाहर घूमना चाहे तो वो जा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स को उतना फ्रीडम नहीं है। ठीक है ना, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि जो बॉयज की लाइफ है दैट इज टू कूल देन गर्ल्स। सिंपल एंड स्वीट, ये बात है या नहीं है। देखो तो एक ट्रिक बनाया हम लोगों ने, क्या ट्रिक क्या है, बॉयज, ठीक है, उसके बाद लाइफ टू कूल। ठीक है, क्या लिखा हम लोगों ने, बॉयज लाइफ टू कूल। ठीक है, अब देखो बी, बी का मतलब यहां पर क्या है, बी का मतलब है बर्थ रिडक्शन। बी का मतलब क्या है, बर्थ रिडक्शन। और यहां पे टी, टी का मतलब क्या है, ट्रांस एडिशन। टी का मतलब क्या है, ट्रांस एडिशन। तो याद रखना कि बर्थ रिडक्शन में कौन सा एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन होता है। कैसे होता है हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट से जानेंगे। ठीक है ना, ओके। फिर एलआई, एलआई का मतलब क्या होता है, लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या मतलब है इसका, लिंडलर्स कैटलिस्ट। और इसमें क्या होता है, सी, सी बोले तो सिस एडिशन, सी बोले तो सिस एडिशन। यानी बॉयज लाइफ टू कूल, सबसे सिंपल ट्रिक आपकी लाइफ में, बॉयज लाइफ टू कूल। बॉयज, बी यानी बर्थ, बर्थ रिडक्शन, टी यानी ट्रांस एडिशन। तो बर्थ रिडक्शन में ट्रांस एडिशन होता है, और एलआई का मतलब है लिंडलर्स कैटलिस्ट, और उसमें कौन सा एडिशन होता है, सिस एडिशन होता है। देखा, आपने अभी तक रिएक्शन पढ़ा ही नहीं और आपको पता लग गया कि बर्थ रिडक्शन में क्या होने वाला है, ट्रांस एडिशन होने वाला है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन क्या है। ठीक है ना, ओके, कौन सा रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, बर्थ रिडक्शन में, है ना। ओके, तो देखो किसी नेम रिएक्शन की स्पेशल बात क्या होती है, नेम रिएक्शन की मेन बात होती है कि इसके अंदर स्पेशल रिएजेंट होता है। तो जैसे बर्थ रिडक्शन है तो बर्थ रिडक्शन में भी क्या होने वाला है, स्पेशल रिएजेंट होने वाला है। ठीक है ना, चलो हमको ये पता लगा कि यहाँ पे ट्रांस एडिशन होने वाला है, हम ट्रांस एडिशन करके देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर आपका रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते हैं कि जो बर्थ रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो भी हम लोग किसे याद करते हैं, एक ट्रिक से याद करते हैं। देखो ध्यान से कि मेरी मम्मी पहले एक स्कूल में पढ़ाते थे। ठीक है ना, उन्होंने 25 ईयर्स एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है। ठीक है, तो क्या होता था कि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे। ठीक है, तो उन बच्चों में एक लड़की थी जिसका नाम था बीना। क्या नाम था इसका, बीना, BINA। ठीक है, ओके, तो छोटी सी बच्ची थी, क्लास 5 या 6 में थी। ओके, तो एक बार क्या हुआ कि वो बीना है वो अपने घर से गायब हो गई। होता ना कई बार बच्चे किसी फ्रेंड के घर में चले जाते हैं क्या वो, ठीक है, तो घर वालों को ढूंढने से भी वो मिली नहीं। यानी घर वालों ने जब उसके घर में देखा तो बीना नहीं थी। तो एक छोटा सा लाइन बनाया हम लोगों ने, क्या, बीना नहीं है। और मजे वाली बात, उस दिन उनके घर में एक बिल्ली थी, वो बिल्ली भी नहीं थी उस दिन, वो भी गायब थी। तो बीना नहीं है, बिल्ली भी नहीं है। ठीक है, छोटा सा ट्रिक है रिएजेंट को याद करने के लिए। क्या बोला हम लोगों ने, बीना नहीं है, बिल्ली नहीं है। अब देखो BI, BI का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बर्च, बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन में रिएजेंट कौन सा है, Na यानी सोडियम, प्लस में NH, और इसका क्या हो गया 3, NH3। ठीक है, और ये कौन सा आपका, लिक्विड NH3, सोडियम प्लस में लिक्विड अमोनिया। ठीक है, या और, ठीक है, अगेन वही BI का मतलब क्या है, बर्च, Li का मतलब क्या है, लिथियम, लिथियम मेटल, प्लस में वही NH से क्या होगा, NH3, कौन सी, लिक्विड NH3। ठीक है, सोडियम प्लस में लिक्विड अमोनिया या फिर
लिथियम प्लस में लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो वो क्या होता है, बर्थ रिडक्शन में रिएजेंट होता है। तो देखो हमने बर्थ रिडक्शन के ऊपर अभी हमने कोई रिएक्शन पढ़ा नहीं है, और हम लोगों ने इसके ऊपर 2 ट्रिक याद कर लिए कि पहला, बर्थ रिडक्शन में क्या होने वाला है, बॉयज लाइफ टू कूल, बर्थ में ट्रांसएडिशन होने वाला है। और दूसरा, इसके अंदर रिएजेंट क्या है, बीना नहीं है, बिल्ली नहीं है, यानी बर्च में ना Na सोडियम प्लस में लिक्विड अमोनिया या लिथियम प्लस में लिक्विड अमोनिया। क्लियर है, इजी हो गया। चलो तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि यहां पर ये ट्रांसएडिशन हुआ तो कैसे हुआ। तो रिएजेंट हमारा क्या है, यहां पर आप एक्टिव मेटल जैसे मान लो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये ले सकते हो विद लिक्विड अमोनिया, ये बात समझ आ गई। अब देखो यहां पे ये जो लिक्विड अमोनिया है, ये यहां पर काम क्या करता है, ये काम करता है यहां पे सोलवेंट का। ये क्या काम करता है, सोलवेंट का। ठीक है, चलो यहां पर ये जो मेटल है वो क्या काम करती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करती है। ये किसका काम करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनर का। मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देगी, और जो अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया, वो आपका सोलवेंट है। प्लस में हम लोग यहां पर क्या यूज करते हैं, अल्कोहल भी यूज करते हैं। और ये जो अल्कोहल है ये आपका है प्रोटॉन डोनर। कौन सा है, प्रोटॉन डोनर। ठीक है, तो सबके काम आपको पता चल गए। अब इस रिएक्शन को देखो हम लोग कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। यहां पर हम लोग क्या लेंगे, पहली बात तो कौन सा एल्काइन लेने वाले हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन। हम टर्मिनल एल्काइन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, मान लो कि आपने ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लो आपने एक टर्मिनल एल्काइन ले लिया। ठीक है, तो ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिड है, ये भी sp हाइब्रिड है, लेकिन इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, यानी ये प्रोटॉन दे सकता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, तो ये क्या दे सकता है, प्रोटॉन देगा। और यहां पे मान लो आपने मेटल यूज कर लिया, जैसे सोडियम आपने यूज कर लिया ना। अब देखो सोडियम के पास वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ठीक है, तो होगा क्या, ये प्रोटॉन देगा, और यहां पर ये मेटल क्या देगी, इलेक्ट्रॉन देगी, दे करके ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी ये सोडियम का एक सोल्ट बन गया। क्या बन गया, सोडियम का सोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम, ये एक एल्काइन है तो ये बन गया एल्काइलाइड। ठीक है, ये तो सोडियम सोल्ट बन गया ना। ठीक है, लेकिन हमको तो ये बनाना नहीं, हमको तो इस ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, किसमें, डबल बॉन्ड में। सो दैट्स व्हाई हम लोग जो टर्मिनल एल्काइन है वो नहीं लेने वाले। तो हम लोग कौन सा एल्काइन लेने वाले हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन लेने वाले। ठीक है, चलिए मिटा दो इसको। तो हम एक नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये ले लिया हमने R'। कौन सा एल्काइन है ये, नॉन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, पक्का। चलो अब देखो क्या होगा कि मान लो हम लोगों ने यहां पर लिया सोडियम मेटल। ठीक है, पहली बात एक आपको बता दूं कि हमने लिया है यहां पे सोलवेंट अमोनिया। क्या लिया है, अमोनिया, और वो भी लिक्विड अमोनिया। अब देखो बात यह है कि जो लिक्विड अमोनिया है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है -33 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -33 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, ये रिएक्शन बहुत ही लो टेम्परेचर पे कराई जाती है। यानी ये जो रिएक्शन का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज, कहां लिखूं, यहां लिख दूं, इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस टू -33 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखना, इस रिएक्शन का टेम्परेचर कितना है, -80 डिग्री सेल्सियस से -33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखो इतने कम टेम्परेचर पे होने वाला क्या है कि जैसे मान लो सोडियम है। ठीक है, क्या मैं सोडियम को लिख सकता हूं Na रेडिकल। क्यों लिख सकता हूं कि अगर मैं इसका वैलेंस, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, कंप्लीट देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हुआ, 281 हुआ। यानी सोडियम के बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को मैंने शो कर दिया एज ए रेडिकल, क्यों, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो देखा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na पॉजिटिव, प्लस में क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा यहां पर क्या करने वाला है, रिडक्शन का काम करने वाला है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बड़ा संभाल के रखना। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को किसमें हमको डिसोल्व करना है, इस लिक्विड अमोनिया में डिसोल्व करना है। तो जो लिक्विड अमोनिया इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है, डिसोल्व कर लेती है, सोल्यूट कर लेती है। देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया, देखो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर HNH2, क्या NH3 को मैं HNH2 लिख सकता हूं। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन और इस अमोनिया के जो हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाती है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NH2 आई होप आप समझ गए होंगे। NH2 NH2 ठीक है। तो देखा आपने कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिसोल्व हो गया किसके अंदर? लिक्विड अमोनिया में। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे? इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या? सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। सोल्वेशन क्या होता है? इट इज द इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स या आयंस विद सोलवेंट। सोल्यूट का सोलवेंट के साथ में जो इंटरेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सोल्वेशन। तो यहां पे आपका सोल्यूट कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सोलवेंट कौन है? ये लिक्विड अमोनिया है। तो इस इलेक्ट्रॉन का और इस लिक्विड अमोनिया का आपस में इंटरेक्शन हो गया। कौन सा इंटरेक्शन हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोल्वेशन बोलेंगे। तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है ये हमारा यहां पे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिडक्शन करेगा किसका? इस नॉन टर्मिनल एल्काइन का। अब बात यह है कि जब ये सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है ना, इससे इसका जो कलर आता है वो क्या आता है? एक बड़ा ही शानदार ब्लू कलर आता है। ठीक है, यानी एक शानदार ब्लू कलर आता है इसका। ओके, अब देखो एक चीज और बताएं कि अगर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, जैसे मान लो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, यार कई बार ऐसा होता है 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए या इससे ज्यादा टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी तो ये क्या है? ब्लू कलर है, बट आफ्टर सम टाइम ये इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है? फेड हो जाता है, यानी कलर बिकम्स फेड, यानी ये ब्रोंज कलर का हो जाता है। ये कौन सा कलर का हो जाता है? ब्रोंज कलर का हो जाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जब ये ब्लू कलर सॉल्यूशन था, इस ब्लू कलर सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो इसका कलर फेड क्यों हो जाता है? एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक होगा तो क्या शो करेगा? कलर शो करेगा। लेकिन जैसे ही थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे तो ऐसा होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्लोज आ सकते हैं। जब वो आपस में क्लोज आएंगे तो ये क्या बना लेंगे? ये डाइमर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डाइमर। तो जब ये डाइमर बना लेंगे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं? वो कलरलेस होते हैं, या उनका कलर क्या होता है? बड़ा ही फेड होता है। तो इसका मतलब है कि जो ब्लू कलर है आफ्टर सम टाइम दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक है ये, है ना। ओके, उसके थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्लोज आएंगे और इनके अंदर हो जाएगा क्या? डाइमराइजेशन हो जाएगा, जिससे वो पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और उसका ब्लू कलर क्या हो जाता है? फेड हो जाता है, यानी वो ब्रोंज टाइप कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कहानी समझ आ रही है? ठीक है, कर पाओगे? नोट कर लो इसको एक बार। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन को अगर हमको कैरिड आउट करना है तो कितने टेम्परेचर पे करना है? इस रिएक्शन को -80 से -33 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग कैरी आउट करते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब होगा क्या? यहां पर होगा ये, हमने ले लिया आपका यहां पे नॉन टर्मिनल एल्काइन। यहां पर ये सोडियम क्या देने वाला है? ये सोडियम आपको देगा Na, क्या देगा? ये देगा आपको Na पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा आपका? सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। ठीक है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो लिक्विड अमोनिया है इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है? डिसोल्व कर लेती है। ठीक है, किससे? वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। चलो, और कौन से कलर का सॉल्यूशन बनता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहां पर क्या होने वाला है? एक होमोलाइटिक क्लीवेज होने वाला है। होमोलाइटिक क्लीवेज यानी कैसे होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ट्रिपल बॉन्ड में, पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। क्लियर है? ठीक है, तो पहले होमोलाइटिक फ्यूजन करते हैं, उसके बाद क्या होने वाला है? ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये आपका कन्वर्ट हो गया, देखो इसको यहां कर दे, ये कन्वर्ट हो गया क्या? ये हो गया आपका R C डबल बॉन्ड C, और ये हो गया आपका R प्राइम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहां पे? हम लोग इसके डायरेक्ट चले गए कहां पर? मैकेनिज्म में चले गए। ठीक है, चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है। अब आने वाला है क्या? वो इलेक्ट्रॉन, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन की एंट्री होने वाली है। अब वो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन इन दोनों में किसी के भी पास आ सकता है। जैसे मान लो वो इलेक्ट्रॉन आ गया इस कार्बन के पास, तो ये क्या बना आपके पास? ये बना R C रेडिकल डबल बॉन्ड C। अब यहां पर पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए, 4 जगह कौन सा? नेगेटिव R प्राइम। तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट बन गया यहां पे। ठीक है, और उस इंटरमीडिएट को मैं
आपके पास एक रेडिकल भी है और आपके पास एक एनाइन भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडिकल एनाइन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, रेडिकल एनाइन। जैसे आपने बहुत सारे इंटरमीडिएट पढ़े ना, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, बेंजाइन पढ़ा होगा, नाइट्रीन पढ़ा होगा, कार्बिन पढ़ा होगा, वैसे ये एक इंटरमीडिएट है कि आपका रेडिकल एनाइन। ठीक है, अब बात यह है कि रिएक्शन हम लोगों ने लिख तो दी, लेकिन ये रिएक्शन है, ये क्या है, ये फॉरवर्ड में कम लेकिन बैकवर्ड में ज्यादा होती है। अब बात ये आती है कि जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में बहुत कम है तो फिर ये बना कैसे। एक्चुअली क्या है, इस रिएक्शन में जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वो नेक्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो ओवरऑल रिएक्शन को क्या कर देगा, वो फॉरवर्ड में लेके जाएगा। अब वो नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली होने वाला क्या है कि यहां से आप किसको ले लो, अमोनिया को ले लो। भाई अमोनिया भी क्या कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन अमोनिया है एक बहुत ही वीक एसिड है, तो उसका जो प्रोटॉन डोनेशन है वो बहुत ही कम है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया साथ में, हम लोगों ने अल्कोहल लिया था, क्योंकि अल्कोहल है अमोनिया के कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, क्योंकि अल्कोहल का पीके वैल्यू कितना होता है, 16 से 18 होता है, और अमोनिया का कितना होता है, 36 38 कुछ होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो अल्कोहल है यहाँ पे क्या कर देगा, प्रोटॉन डोनेट कर देगा, लेकिन कई जगह पर आपको अमोनिया भी दिखेगा, तो मैं एक बार प्रोटॉन डोनेशन में सिर्फ अमोनिया को दिखाता हूं। अमोनिया को कैसे लिखूं मैं, NH2H लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे ये रेडिकल एनायन बना, अब देखो ये कार्बन, ये तो क्या हो गया आपका, एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, बेस हुआ तो ये क्या करेगा, अपना लोन पे डोनेट करेगा, किसको, इस प्रोटॉन को। ठीक है, तो यहां से प्रोटॉन को ये क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, ठीक है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास R C और इसके ऊपर आ गया डॉट, डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन लग गया यहां पर और ये लग गया R प्राइम यहां पर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होने वाला है यहां पर कि जैसे ये जो डॉट है, ये जो रेडिकल है, ठीक है, ये मान लो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जैसे 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 ही इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएगा तो हम इसको थोड़ा सा, ये sp2 है, बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ पे 120 के अप्रोक्स होता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये क्या आ गया R। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि जो दोनों एल्काइल ग्रुप है वो कहां पर है, वो तो दोनों सेम साइड में है ना, और एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, बल्कि होते हैं, अगर वो सेम साइड में है तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, अब रिपल्शन होगा तो उससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होने वाला है यहां पे कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, इस दूसरे एल्काइल ग्रुप के बिल्कुल सामने आ जाने वाला है, ताकि ये दोनों एल्काइल ग्रुप है वो एक दूसरे से कहां पे चले जाएं, अपोजिट साइड में चले जाएं, ताकि उनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन में चले जाते हैं, ट्रांस पोजीशन में चले जाते हैं। देखो ध्यान से क्या बन जाएगा यहां पे, ये बन जाएगा आपका C, उसके बाद ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद यहां पर आ गया क्या आपका R, डबल बॉन्ड C, यहां पर क्या था H, और यहां पर ये क्या था R'। देखा आपने कि दोनों एल्काइल ग्रुप हैं वो दोनों एक दूसरे के कहां पर आ गए, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, एंटी पोजीशन में आ गए, जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है, चलो अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद अगेन वही स्टेप करने वाले हैं कि जो सोडियम है, ये जो सोडियम है इसको मैं लिख सकता हूं Na रेडिकल, क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, ओके, और इलेक्ट्रॉन कहां देगा, इसी कार्बन को देगा, क्योंकि इस कार्बन के पास देखो डबल बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 और 1 7, इस कार्बन के पास सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन कहां देगा, इसी कार्बन को देगा। ठीक है, तो क्या निकल गया ये Na पॉजिटिव, पीछे क्या बनाया C, डबल बॉन्ड C, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है R प्राइम, यहां पर आ गया R, और इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और चार्ज कौन सा आ गया यहां पर, नेगेटिव। ठीक है, अब कौन आने वाला है यहां पे, अब यहां पर आने वाला है अमोनिया, कैसे लिखेंगे हम लोग, NH2H, या आप यहां पर आप अल्कोहल को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो C जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो कार्बेनाइन, ठीक है, ये क्या काम करेगा, यहां से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, C, डबल बॉन्ड C, ये हुआ आपका H, R प्राइम, ये हुआ आपका R, और ये क्या हुआ आपका H। तो आपने देखा कि जो यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है वो कहां पर हुआ है, ट्रांस एडिशन हुआ है, तो इसलिए ये कौन सा एडिशन है, ट्रांस एडिशन है। ठीक है, हमें जो एल्कीन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ट्रांस एल्कीन मिलने वाली। ये कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बर्च रिडक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ट्रांस
एल्कीन हमको मिलती है। हम लोग एक नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं और उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ट्रांस एल्कीन में। बट याद रखिएगा टेम्परेचर इस रिएक्शन का कितना है, -80 से -33 डिग्री सेल्सियस है। ये जो मेटल है इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करती है, लिक्विड अमोनिया सोलवेंट का काम करता है, और ये अल्कोहल हम यूज करते हैं वो प्रोटॉन डोनर का काम करता है, नहीं प्रोटोनेशन का काम करता है। ये बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए इसको एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलो अब हम लोग थोड़ा सा इस बर्थ रिडक्शन को एक लेवल पे लेके जाते हैं। अब लेवल पे कैसे, हम लोग यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड्स लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया बेंजीन ले लिया, ठीक है, और बेंजीन के साथ में कुछ एक ऐसे ग्रुप लगाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, ठीक है, और एक ऐसी रिएक्शन लेंगे जहां पे दोनों ग्रुप इकट्ठे लगाएंगे, फिर उनका हम लोग करके देखते हैं क्या, लिथियम या सोडियम के साथ में बर्च रिडक्शन। क्लियर है। चलिए ओके, अब देखो ध्यान से, हमने ले लिया क्या, बेंजीन, ठीक है, ओके, डबल डबल, क्या ले लिया हम लोगों ने, बेंजीन। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ध्यान से कि जो सोडियम है ये क्या देने वाला है, ये देने वाला है Na पॉजिटिव प्लस में ये इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। और इस सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन जैसे इस बेंजीन के कांटेक्ट में आएगा तो इस बेंजीन में सबसे पहले क्या होने वाला है, होमोलाइटिक फिशन होने वाला है। क्या होने वाला है, होमोलाइटिक फिशन। कैसे, देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस कार्बन पे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, ये आएगा कहां पर, इस कार्बन पे, ठीक है। इसको बाहर से दिखा दो, ये लो बाहर से दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर। अब देखो क्या होगा, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, ये इधर आएगा, ओके, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन वो कहां पे रहने वाला है, इधर रहने वाला है। क्लियर है। तो देखो क्या बना आपके पास बना यहां पर इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड को हमने टच किया ही नहीं, यहां पर ये कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। देखो ये बॉन्ड हो गया सिंगल, और यहां पर क्या आ गया, एक रेडिकल, ये आ गया, ओके। अब वो जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन में किसी एक के पास भी आ सकता है। जैसे मान लो वो इलेक्ट्रॉन आ गया कहां पर, वो इलेक्ट्रॉन हम लोग इस कार्बन पे ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना यहां पर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, डबल डबल, ये सिंगल, और इसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। एक रेडिकल एनाइन बन चुका है हमारे पास, एक इंटरमीडिएट बन चुका है जिसका नाम क्या है, रेडिकल एनाइन, ठीक है, इसका नाम क्या है, रेडिकल एनाइन। ये बात समझ आ गई। चलो अब इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। अब क्या होगा, अब आने वाला हमारा क्या, एल्कोहल, ROH, ठीक है। एल्कोहल यहां पे क्या काम करेगा, प्रोटॉन डोनर का काम करेगा। सर यहां पर आपने अमोनिया यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो हम क्या ले रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं, तो बेंजीन का जो सोलबिलिटी है वो अमोनिया में बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अमोनिया नहीं लिया, हमने यहाँ पे क्या लिया, एल्कोहल लिया। एल्कोहल का सोलबिलिटी बेंजीन में अमोनिया के कंपैरेटिवली ज्यादा है। समझ आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे ये एल्कोहल क्या काम करने वाला है, प्रोटॉन डोनर का काम करने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या है, कि नेगेटिव चार्ज है, इसने यहां से क्या काम किया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, पीछे क्या छोड़ दिया, RO नेगेटिव छोड़ दिया, ठीक है, RO नेगेटिव, ठीक है। चलो क्या बनेगा यहां पे हमारे पास बना ये रेडिकल, डबल डबल, और यहां पर क्या आ गया, एक हाइड्रोजन लग गया, यहां पर क्या लग गया, एक हाइड्रोजन। ये बात समझ आ गई। चलो अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद इस रिएक्शन को दोबारा से रिपीट कर देते हैं। क्या होगा, अगेन सोडियम क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन पे। क्यों, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन है जो कि हमने शो नहीं किया। एक काम करते हैं, उस हाइड्रोजन को शो कर देते हैं। ये लो एक हाइड्रोजन हमने शो कर दिया, एक हाइड्रोजन हम लोग यहां भी शो कर देते हैं, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन डन, यानी मैंने सबके पास एक एक हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन हम लोगों ने शो कर दिया, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे। ये बात समझ गए, कोई इशू नहीं। तो इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और एक क्या होगा 7, यानी इसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास बना, ठीक है, ये हाइड्रोजन, यहां पर आगे 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके, यहां एक हाइड्रोजन पहले से था, एक लग गया। अब क्या आने वाला है, अब यहां आने वाला है एल्कोहल यानी ROH। तो ये क्या काम करेगा, ये इस एल्कोहल से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, RO नेगेटिव निकल जाएगा, पीछे क्या बना हमारे पास, H, और यहां पर भी एक H और एक H। तो आपने देखा यहां पर कि हमारे पास
दो हाइड्रोजन लग चुके हैं, एक हाइड्रोजन मान लो ये लगा है और एक हाइड्रोजन ये लगा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या लगे हैं, एंटी पोजीशन पे लगे हैं, ट्रांस पोजीशन पे लगे हैं। तो यहां पर ये क्या हुआ, हमारे पास एक ट्रांस क्या बना, डाइन बनी, और वो भी कौन सी, अनकॉन्जुगेटेड डाइन। बेंजीन को इसने अनकॉन्जुगेटेड डाइइन में कन्वर्ट कर दिया। किसने, बर्च रिडक्शन में बेंजीन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अनकॉन्जुगेटेड डाइइन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है किस पे, नंबर 1 पे, 2 3 नंबर 4 पे, यानी यहां पे 1 4 एडिशन हुआ है, 1 4 एडिशन, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांस एडिशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, ट्रांस एडिशन। कहानी समझ आई। तो बेंजीन को एक अनकॉन्जुगेटेड डाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम लोग लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड है कि यहां पर अगर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे। ये बात समझ आइए। इसका मतलब अगर मैं इस बर्च रिडक्शन की डेफिनेशन लूं, इस बर्च रिडक्शन में आप एक चीज नोटिस करो, एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर ये डबल बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड भी टूटा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड नहीं, मैं उसको पाई बॉन्ड बोलता हूं। यहां पे ये कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड टूटा एक, ये कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड टूटा 2, यानी 2 पाई बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, और एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब है अगर मैं बर्च रिडक्शन को डिफाइन करूं तो क्या होता है, इट इज द नेट रिडक्शन ऑफ 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। क्या बोला हम लोगों ने, इट इज द नेट रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। अब ये वर्ड नेट मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है कि 2 पाई बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ है और एक पाई बॉन्ड यहां पे फॉर्म हुआ है। देखो पहले यहां पे पाई बॉन्ड नहीं था इन दोनों कार्बन में, वो यहां पे फॉर्म हुआ है। तो 2 पाई बॉन्ड टूटे, एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड टूटा, यानी एक पाई बॉन्ड का रिडक्शन हुआ। तो इट इज द नेट रिडक्शन ऑफ 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। नेट का वर्ड आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर है, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इस बेंजीन के ऊपर कुछ एक ग्रुप लगा के देखते हैं, कुछ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा ले और कुछ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के देखते हैं कि क्या होता है, क्लियर है। चलिए, हाँ जी, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम बेंजीन के ऊपर 2 टाइप के ग्रुप्स लगा के देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और फिर देखते हैं कि बर्च रिडक्शन में हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इफ ईडीजी बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या जिसको हम लोग ईआरजी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, दे आर अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे मान लो हम ले लेते हैं क्या, हमने लिया बेंजीन, ओके, और बेंजीन के ऊपर हमने एक ग्रुप लगा दिया, जैसे मान लो O, और हमने लगा दिया CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथोक्सी बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। तो यहां पर ये जो OCH3 ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, ये +M इफेक्ट दिखाता है। जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग के टुवर्ड्स क्या करता है, पुश करता है। कौन सा इफेक्ट, +M। ये बस समझ आ गई, यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। चलो, अब होगा क्या, सोडियम ने क्या देना है, सोडियम ने देना है क्या, Na+ में इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन लिक्विड अमोनिया में क्या हो जाएगा, सोल्वेटेड हो जाएगा, सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होने वाला क्या है, सबसे पहले उस सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाला क्या, देखो यहां पे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस कार्बन पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां गया, इधर। फिर देखो ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा इधर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या चला गया, इस पोजीशन पे। कितने पाई बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, 2 पाई बॉन्ड टूटते हैं, किसमें, बर्च रिडक्शन में, ठीक है ना, और एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो नेट कितना हुआ, एक पाई बॉन्ड टूटा नेट, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड टूटे, एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो अगर मैं नेट देखूंगा तो क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड टूटा, क्लियर है। तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, एक इसको और एक इसको, क्लियर। चलो, अब इसे देखो बना क्या, इसे बना क्या, O के बाद ये लगा CH3, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर।
अब एक तो इस पोजीशन पे क्या आ गया, रेडिकल, उसके बाद ये पाई बॉन्ड टूट गया, यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, ओके, और एक इस कार्बन पे क्या आ गया, रेडिकल, और इस पाई बॉन्ड को हमने तोड़ा ही नहीं। क्लियर है? अब बात ये उठती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन पे जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ये ग्रुप क्या है, ये प्लस एम वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब इस कार्बन के नजदीक कार्बन कौन सा, ये वाला और ये वाला, तो यानी इन दोनों कार्बन, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन ये कार्बन कौन सी, ये जो रेडिकल है कौन से कार्बन पे है, मेटा कार्बन पे है। ये रेडिकल इसके कंपैरेटिवली कौन से कार्बन पे है, ऑर्थो कार्बन पे है। इसका मतलब है कि ये जो OCH3 ग्रुप है इस ऑर्थो के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू दिस मेटा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा बढ़ाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके कंपैरेटिवली उतना नहीं बढ़ा रहा है, यानी इसका मतलब दिस मेटा कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वो जो सोडियम है उसका जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आने वाला है, इस कार्बन के पास आने वाला है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्योंकि ये मेटा कार्बन इस प्लस एम वाले ग्रुप से, इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से थोड़ा क्या है, दूर है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस मेटा वाले कार्बन पे। तो बना क्या आपके पास बना OCH3, ओके, देन यहां पे रेडिकल डबल बॉन्ड, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आपके पास एक रेडिकल एनायन बन गया, क्या बन गया, एक रेडिकल एनायन, और यही आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। यही क्या आपका इंटरमीडिएट। देखो एक दूसरे से क्या बनेंगे, रेडिकल और एनायन एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे, एंटी पोजीशन पे बनेंगे। क्लियर है? अब कौन किसकी एंट्री होने वाली है, एल्कोहल की, ROH। एल्कोहल में आप किसको यूज कर सकते हो, सदाबहार आपका इथेनॉल यूज कर सकते हो, टर्शरी ब्यूटेनॉल यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना? चलो अब क्या होगा कि ये लोन पेयर है, तो ये कार्बन यहां से इस एल्कोहल से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। पीछे क्या बचा, RO नेगेटिव को क्या कर दिया, उसने रिलीज कर दिया। क्या बना, ये बना यहां पे OCH3, ओके, डबल बॉन्ड रेडिकल, और यहां पे क्या लग गया, एक हाइड्रोजन। कहानी समझ आ गई, कोई इशू नहीं है। अब इसी स्टेप्स को हम लोग दोबारा से रिपीट कर देते हैं। अगेन कौन आने वाला है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन आने वाला है। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऑप्शन है नहीं, वो इसी कार्बन पे जाके लगेगा, क्योंकि ये कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा OCH3। ठीक है, यहां पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल, और यहां पर लग गया था क्या, हाइड्रोजन। उसके बाद कौन आने वाला है, उसके बाद आने वाला है एल्कोहल, ROH। ये कार्बन है, इस एल्कोहल से इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो RO नेगेटिव क्या है, निकल जाएगा। तो क्या बना आपके पास बना O, देन CH3, लोन पेयर, यहां पर लग गया एक हाइड्रोजन, डबल, और एक हाइड्रोजन लग गया यहां पे। तो देखा आपने कि बेंजीन को, ये देखो ये बेंजीन थी ना, 3 डबल बॉन्ड थे, अब डबल बॉन्ड कितने बचे, सिर्फ 2 ही बचे। इसका मतलब यहां पे नेट रिडक्शन हुआ किसका, एक कार्बन पाई बॉन्ड का नेट रिडक्शन हुआ। पहले देखो 2 पाई बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ और एक नया पाई बॉन्ड क्या है यहाँ पे फॉर्म हुआ। देखो ये वाला पाई बॉन्ड पहले यहां नहीं था, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो 2 पाई बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी हम लोग बोलते हैं इट इज द नेट रिडक्शन ऑफ 1 कार्बन पाई बॉन्ड। क्लियर है कहानी, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात देखो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो बेंजीन में जिस कार्बन पे लगता है, क्या वो कार्बन रिड्यूस हुआ, नहीं, वो कार्बन रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ वाला कार्बन रिड्यूस होता है यहाँ पे। ठीक है ना? तो इस रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या है, देखो ध्यान से, यहां पे सबसे पहले प्रोटोनेशन कहां हो रहा है, इस मेटा कार्बन पे हो रहा है, तो इसको हम लोग मेटा प्रोटोनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, मेटा प्रोटोनेशन। बर्च के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होता है, मेटा प्रोटोनेशन होता है बर्च के अकॉर्डिंग। कुछ एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऑर्थो प्रोटोनेशन के बारे में भी बात की, लेकिन बर्च के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग बर्च रिडक्शन पढ़ रहे हैं, उन्होंने बोला कि सबसे पहले कौन सा मेटा प्रोटोनेशन होता है। ध्यान रखना यहां पे देखो, इसके ये कौन सी पोजीशन है भाई, जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है जिस कार्बन पे लगा, इस कार्बन को बोलते हैं इप्सो कार्बन, IPSO। कौन सा कार्बन है ये, इप्सो। ये कौन सा हुआ, ऑर्थो। ये कौन सा हुआ, मेटा। और ये कौन सा हुआ, पैरा। ये भी कौन सा है, मेटा है। ये कौन सा है, ऑर्थो है।
तो ये कहां पे प्रोटोनेशन हुआ? सबसे पहले मेटा कार्बन पे प्रोटोनेशन हुआ, इसलिए हम इसको मेटा प्रोटोनेशन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग में जिस कार्बन पे लगता है वो कार्बन का रिडक्शन नहीं होता है, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन का रिडक्शन होता है। समझ आएगी बात? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां पर कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग पे, तो डबल बॉन्ड उसी कार्बन के साथ में रिटेन रहता है। देखो, डबल बॉन्ड रिटेन विद दैट कार्बन ऑन विच दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच्ड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके देखो, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं बेंजीन रिंग के ऊपर, तो फिर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रोटोनेशन कहां पर होता है, यानी रिडक्शन किसका होता है। देखो ध्यान से, देखो कि क्या लिखा हम लोगों ने, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच्ड ऑन किस पे, बेंजीन रिंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो फिर क्या होता है, देखते हैं। चलिए, मान लो हम एक एग्जांपल ले लें। क्या ले लें? हमने ले लिया, मान लो बेंजोइक एसिड। हमने क्या ले लिया? बेंजोइक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड है, वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है? वो -M इफेक्ट दिखाता है। क्लियर है? चलो, अब होगा क्या कि सबसे पहले अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, मेटल के साथ में। जैसे मान लो हमने सोडियम के साथ में रिएक्शन कराई, तो देखो मेटल क्या देगी, इलेक्ट्रॉन देगी, और ये क्या देगा, प्रोटॉन देगा। तो एक एसिड बेस रिएक्शन होगी ना। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या बनने वाला है, हमारे पास बनने वाला है क्या, ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा आपका O नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर फील्ड में क्या लगा है, Na पॉजिटिव। ठीक है, ये सोल्ट बनेगा सबसे पहले। अब उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद ये सोडियम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर होमोलाइटिक फिशन होगी। कैसे होगी? देखो कि ये जो पाई बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पर, इस कार्बन के पास। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये आएगा इधर। फिर ये पाई बॉन्ड ये भी टूटेगा। कितने पाई बॉन्ड टूटते हैं? 2 पाई बॉन्ड टूटते हैं, है ना। एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, दूसरा तोड़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इस पैरा पोजीशन पे। यही तो होने वाला है। ठीक है, देखो क्या बनेगा, 2 पाई बॉन्ड का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीवेज कर रहे हैं, ब्रेकेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बना आपके पास क्या, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और फील्ड में क्या है, Na पॉजिटिव। ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कहां गया, इस इप्सो पोजीशन पे आ गया। उसके बाद यहां पर क्या फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड। यहां पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, और यहां पर इस पैरा पोजीशन पे क्या गया, एक रेडिकल आ गया। अब देखो यहां पर ये जो सोडियम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और वो इलेक्ट्रॉन इस रिंग में किस कार्बन पे जाके लगेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे जाके लगता है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन है वो मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब 6, और एक 7 इलेक्ट्रॉन, और साथ में यहां पे ग्रुप कौन सा लगा है, ये CO नेगेटिव ग्रुप लगा है, जो कि -M से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसके मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहां पर आएगा, ये इसी कार्बन पे आने वाला है। ठीक है, इसी कार्बन पर आएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास बना क्या, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां पर ये क्या है, डबल बॉन्ड हो, और यहां इस कार्बन पर आगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अब इसका एक फायदा और भी है कि जैसे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया ना, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे? क्योंकि देखो यहां पर रहती है रेजोनेंस, ये लोन पेयर इधर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे। ठीक है, रेजोनेंस होगी तो क्या बनेगा, देखो यहां पर बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा O नेगेटिव, ये ऑलरेडी O नेगेटिव है, साथ में लगा Na पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे उस कार्बन पे, इप्सो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, लोन पेयर आया, वो स्टेबलाइज हो जाता है बाय रेजोनेंस। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि यहां पर ही क्या आने वाला है, लोन पेयर आने वाला है। समझ गए? चलो, अब उसके बाद क्या काम करेंगे, देखो उसके बाद क्या काम करते हैं, कौन आने वाला है यहां पे, एल्कोहल ROH। तो ये क्या काम करेगा, ये इस एल्कोहल से इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। RO नेगेटिव निकल गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फील्ड में है Na पॉजिटिव। ठीक है, और यहां पर क्या लग गया हमारे पास, प्रोटॉन। ठीक है, डबल डबल, और यहां पर एक
सिंगल इलेक्ट्रॉन, डॉट, फ्री रेडिकल। क्लियर? उसके बाद अगेन सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन अब कहां आने वाला है, नो डाउट वो ऑब्वियसली इसी कार्बन पे आने वाला है। आएगा तो ये बनेगा क्या, यहां पर है सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, फील्ड में Na पॉजिटिव, यहां पे एक हाइड्रोजन लग चुका है, डबल डबल, ओके। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। किसकी एंट्री होगी, अल्कोहल की एंट्री होगी, ROH, और ये कार्बन यहां इस अल्कोहल से क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, RO नेगेटिव निकला, ठीक है। इसको दिखा देता हूं यहां पे, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास, हमारे पास बना C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, उसके बाद ये डबल, और यहां पर क्या लग गया, हाइड्रोजन। यहां पर भी क्या था, हाइड्रोजन था। तो आपने देखा कि यहां पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो दूसरा हाइड्रोजन उसके अपोजिट कार्बन पे लगा, ठीक है। और इंटरमीडिएट हमारा ये क्या था, हमारा ये इंटरमीडिएट था क्या, रेडिकल एनाइन, और ये जो रेडिकल एनाइन है वो हमारा रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। कहानी समझ आई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर सबसे पहले प्रोटोनेशन किस कार्बन का हुआ, इस इप्सो कार्बन का हुआ। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं बेंजीन रिंग पे, तो जो प्रोटोनेशन होता है वो कौन सा होता है, इप्सो प्रोटोनेशन होता है। कौन सा होता है, इप्सो प्रोटोनेशन। सबसे पहले किस पे हुआ, इप्सो कार्बन पे प्रोटोनेशन हुआ, तो इसलिए इसको इप्सो प्रोटोनेशन बोलते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो बेंजीन रिंग पे, तो सबसे पहले मेटा कार्बन का प्रोटोनेशन होता है, मेटा प्रोटोनेशन बोलते हैं, और ये कौन सा है, इप्सो प्रोटोनेशन। ये बात समझ आ गई, ठीक है। इसको हम लोग कई बार इप्सो पैरा प्रोटोनेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, इप्सो पैरा, क्योंकि इप्सो कार्बन पे भी प्रोटोनेशन हुआ सबसे पहले, और लास्ट में किस पे हुआ, पैरा वाले कार्बन पे प्रोटोनेशन हुआ, तो इसको इप्सो पैरा प्रोटोनेशन भी बोल देते हैं, इप्सो पैरा हाइड्रोजनेशन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। समझ आओगे, कोई इशू नहीं है। चलो, या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1,4 एडिशन। क्यों, ये कार्बन कौन सा हुआ, ये कार्बन क्या था हमारा, नंबर 1 कार्बन, जिसके ऊपर ये फंक्शन ग्रुप अटैच है। ये नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 1 कार्बन पे हाइड्रोजन लगा, देखो 1 पे हाइड्रोजन लगा है, और 4 पे हाइड्रोजन लगा है, तो कौन सा एडिशन हो गया आपका, ये 1,4 एडिशन हुआ, ठीक है, ओके। इसको हम लोग ट्रांस एडिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांस एडिशन। ये कहानी समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात देखो कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं बेंजीन रिंग पे, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन पे लगा होता है ना, उसी कार्बन का ही क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, वही कार्बन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिस कार्बन पे लगता है बेंजीन के, उस कार्बन का रिडक्शन नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन पे लगेगा बेंजीन के, उस कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये बात ध्यान से रखिएगा, क्लियर है, कोई इशू नहीं है, पक्का। चलो, इसको भी एक आप नोट कर लो एक बार। अब एक काम करते हैं हम लोग एक काम करते हैं कि क्यों ना दोनों ग्रुप लगा दिए जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा दिया जाए बेंजीन पे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा दिया जाए, साथ में लगा दिया जाए, और फिर हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। समराइज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये बेंजीन है, ये बेंजीन पे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर आप इसका क्या कर रहे हो, बीआर बोले तो बर्च रिडक्शन कर रहे हो, तो भैया आपका जो अनकॉन्जुगेटेड डाइन बना देता है, कौन सा बनाएगा, ये बनाएगा क्या, ये वाला ईडीजी। यानी ये ईडीजी जिस कार्बन के साथ लगेगा, उसी कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आएगा, यानी उस कार्बन का रिडक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, और अगर मान लो यहां पर क्या हो जाए, यहां पर हो जाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, और हम इसका क्या कर दे, बर्च रिडक्शन कर दे, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा फॉर्म होने वाला है, EWG। तो ये होने वाला है कौन सा, ये वाला, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेटा प्रोटोनेशन, मेटा रिडक्शन भी बोलते हैं, मेटा प्रोटोनेशन भी बोलते हैं, मेटा प्रोटोनेशन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इप्सो पैरा प्रोटोनेशन। कहानी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार। क्यों मिटा देते हैं, क्योंकि आगे अभी हम लोग लेने वाले हैं क्या, दोनों ग्रुप्स को लेने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, तो क्या है, इफ बोथ ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग, बोथ ग्रुप कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देखो ध्यान से, इफ EWG
as well as EDG are attached on बेंजीन रिंग। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा बर्च रिडक्शन से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेई एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग को क्या लेंगे, हमने ले लिया ये बेंजीन, और बेंजीन के साथ में हमने लगा दिया क्या, COH लगा दिया एक तो, ओके, और ऑर्थो पे हम लोगों ने लगा दिया क्या, OMe। ठीक है, OCH3 लगा दो, OCH, एक ही बात है, Me का मतलब मिथाइल ग्रुप ही होता है। हमने जो COH ग्रुप है ये क्या है, यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर ये मिथॉक्सी ग्रुप है, वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप को हमने साथ में लगा दिया। पहले हमने इस मिथॉक्सी को लगाया कहां पे, ऑर्थो पे, बाद में लगाएंगे मेटा पे, बाद में लगाएंगे कहां पे, पैरा पे। क्लियर है बात। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो कि किसकी प्रेजेंस में, मेटल की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो COH है वो क्या बनेगा, CO नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। मान लो हमने सोडियम मेटल लिया था, ठीक है, तो ये तो बन गया उसका सोल्ट। ठीक है, और ऑर्थो पे क्या लगा है, OCH3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद में फिर जब इसका आप बर्च रिडक्शन करोगे, क्या करोगे, बर्च रिडक्शन, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला, देखो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो डबल बॉन्ड है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो जिस कार्बन पे लगता है उस कार्बन का रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिस कार्बन पे लगता है उसका रिडक्शन नहीं होता है। तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या बन गया, ये OCH3, और यहां पे क्या लग गया, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, कोई इशू नहीं है ना। देखो जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है उस कार्बन का रिडक्शन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड उस कार्बन के साथ में नहीं है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है उस कार्बन का रिडक्शन नहीं हुआ है, डबल बॉन्ड उसी कार्बन पे है। क्लियर है। अब क्या करोगे, अब हमने ले लिया क्या, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो, H3O पॉजिटिव, तो उससे क्या होगा कि ये O नेगेटिव है, यहां से क्या ले लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा। ठीक है, ये तो बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है, डबल डबल, और ये OCH3 किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, अब मजे वाली बात क्या है कि जो OH है वो जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन डबली बॉन्डेड वाला है, यानी sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगे तो वो स्टेबल नहीं होता, वो वाइनाइल अल्कोहल वाला है ना। तो क्या होगा यहाँ पे होगा टोटोमरिज्म। क्या होगा, टोटोमरिज्म। कौन सा, कीटो इनोल टोटोमरिज्म, कीटो इनोल टोटोमरिज्म। अब कीटो इनोल टोटोमरिज्म होगा तो क्या बनेगा, वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है वो तो। ठीक है, तो आपके पास बना क्या, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, और यहां पर क्या हो गया, ये आ गया आपके पास डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका कीटो इनोल टोटोमरिज्म। इस COH को मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या है ये, COOH। ठीक है, अब देखो मजेदार वाली बात, मजे वाली बात क्या है कि ये आपके पास जो कंपाउंड बना है ये एक आपका बीटा कीटो एसिड है। देखो एसिड जिस कार्बन पे लगा है वो अल्फा, अल्फा के साथ वाला कौन सा है, बीटा, और बीटा क्या है, कीटो है, तो आपके पास बना एक बीटा कीटो एसिड। जब आप इस बीटा कीटो एसिड को 150 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव हीट करते हो तो यहां पे क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो कौन से मैकेनिज्म से होता है, वाया क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। तो देखो क्या बनने वाला है, आपके पास बनने वाला है CO2 निकल जाएगी यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बन जाएगा ये नेगेटिव, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल यूज कर लूं, अल्कोहल अगर मैं यूज कर लूं तो ये क्या काम करेगा, ये कार्बन यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना सकता है, एब्स्ट्रैक्ट करके ये बना देगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लग गया, हाइड्रोजन। इसको दिखाओ ना दिखाओ एक ही बात है। अगर आपको लगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा तो भाई साहब ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब माइंड में आता है कि सर ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनने वाला, बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पे होगा रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस होगा कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये कहां आएगा, ये इधर आएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे जाएंगे तो देखो क्या बनेगा। ठीक है, ये बनेगा क्या, डबल बॉन्ड यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब उसके बाद आएगा किसकी एंट्री होगी, अल्कोहल की, ROH, और ये कार्बन है
इस अल्कोहल से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, आरओ नेगेटिव है उसका रिमूवल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनने वाला है, आपके पास बनने वाला है क्या, प्रोडक्ट डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा यहां पे, और यहां पे क्या लगने वाला है, हाइड्रोजन लगने वाला है। ये बात समझ आई है, कोई इशू है, नहीं है ना? ओके, अब बात ये उठती कि सर ये क्यों नहीं बना। अब देखो कि इस प्रोडक्ट में ये जो दो डबल बॉन्ड है वो आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रही, देखो डबल सिंगल सिंगल डबल है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट बना तो ये जो डबल बॉन्ड है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल। तो जब कॉन्जुगेशन में, इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस से उसकी क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो हमारा मेन प्रोडक्ट बनने वाला है ये हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर हमने दो ग्रुप है जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिए, तो भैया रिएक्शन हो के हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस में आ सकते हैं, कर पाओगे, कोई इशू नहीं है, इसको नोट कर लो एक बार। चलिए अभी हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो मिथोक्सी ग्रुप है जो हमने अभी ऑर्थो पोजीशन पे लगाया है, अभी इसी मिथोक्सी ग्रुप को हम लोग कहां पे लगा के देखते हैं, मेटा पोजीशन पे लगा के देखते हैं। ठीक है, मेटा पोजीशन देखिए ध्यान से क्या होगा। नंबर 2 आपको दिया गया यहां पे C डबल बॉन्ड O OH और मिथोक्सी ग्रुप OCH3 मेटा पोजीशन पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले क्या काम करोगे, सबसे पहले क्या होगा, जब हम इसका बर्च रिडक्शन करेंगे तो बर्च रिडक्शन में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये हुआ। ठीक है, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। चलो अब डबल बॉन्ड उसी कार्बन के साथ रहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया क्या, OCH3, ये वाला। क्लियर है? अब इसका फर्दर और कुछ करने वाले को कुछ नहीं होने वाला, तो हमारा प्रोडक्ट रहेगा यही, कोई इशू नहीं है। तो मेटा पे कोई इशू नहीं है, लेकिन कहां मजा कब आता है, जब ये पैरा पे लग जाए। देखो मान लो आपको दिया हो COOH और मिथोक्सी ग्रुप है वो कहां पे लग गया, पैरा पोजीशन पे लग गया। ठीक है, पैरा मिथोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो क्या करोगे, जब आप इसका कराओगे बर्च रिडक्शन कराओगे तो होने वाला क्या है, होने वाला क्या है, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है ना, ओके। उसके बाद क्या होगा, देखो इस कार्बन के पास जहां पे ये CO नेगेटिव ग्रुप लगा है, यहां पर क्या जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेबलाइज हो जाता है बाय रेजोनेंस से। ठीक है, फिर यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या जाएगा, पहले OCH3 ग्रुप आ जाएगा, यही होने वाला है। ये स्टेबलाइज हो जाता है किससे, रेजोनेंस से। दिख रहा है आपको? तो हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, ओके, डबल डबल, और यहां पे क्या लग गया, OCH3। देखा आपने? ठीक है, ये जो हमारा कार्बन आयन बना दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या होने वाला है कि रेजोनेंस से हमने इसको स्टेबलाइज तो कर दिया, ठीक है, इसको मिटा दो एक बार, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हमने दिखा दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या होगा, चलो उसी को वापस दिखा लेते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, उसको दोबारा से दिखा लेते हैं, मिटाना नहीं चाहिए था। डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहां पे फील्ड में Na पॉजिटिव है, O नेगेटिव, फील्ड में क्या जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके, OCH3, यही तो था। अब देखो ध्यान से क्या होगा, अब देखो कि ये लोन पेयर आ गया इधर। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, इधर, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, इधर। अब जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो इस कार्बन के पहले 1 2 3 और एक हाइड्रोजन था इसके पास 4। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक बॉन्ड और बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, तो कितने बॉन्ड हो गए, 5। तो यहां से क्या निकल जाएगा, CH3O नेगेटिव का रिमूवल हो जाएगा, तो CH3, ठीक है, O नेगेटिव क्या हो गया, रिमूव हो गया। रिमूव हो गया तो आपके पास क्या बना, अभी आपके पास बना, ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल, ये बॉन्ड कौन सा हुआ, सिंगल, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, फील्ड में है Na पॉजिटिव। उसके बाद यहां पर ये बॉन्ड हो गया सिंगल, ये बॉन्ड हो गया डबल,
ये सिंगल हुआ, ये बॉन्ड हुआ डबल, और ये बॉन्ड एज इट इज था। क्लियर था, कोई इशू नहीं है, ये बन गया। अब इसके बाद इसका जब फर्दर आप बर्च रिडक्शन कराओगे तो देखो एक ही तो ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो बर्च रिडक्शन कराओगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, वो बनेगा CO नेगेटिव, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। और जब बाद इसका आपने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दिया H3O पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका COH, मेन प्रोडक्ट बनेगा आपका ये। आया मजा? यानी जब ये OCH3 यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पैरा पोजीशन पे लगा हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कंपैरेटिवली, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसका क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, और आपका प्रोडक्ट बनता है सिर्फ ये। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्या क्वेश्चन है, इसको मिटा दिया जाए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आपको दे दिया गया, मान लो आपको दिया गया COH, ठीक है, और आपको दे दिया गया क्या, COH, और मान लो यहां पर इन्होंने क्या दे दिया आपको, OCH3, ठीक है। आपको इसने क्या करवाया, बर्च रिडक्शन करवाया, इसका भी क्या करवाया, बर्च रिडक्शन करवाया, तो इसका प्रोडक्ट है A, इसका प्रोडक्ट है B। तो कोई बोले A एंड B आर रिस्पेक्टिवली, अरे A भी क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट A है वो भी क्या होने वाला है, वो भी यही होने वाला है, ठीक है, ये होगा A। और आपका जो प्रोडक्ट B है, प्रोडक्ट B भी क्या होने वाला है, सेम, यानी जो A और B है वो दोनों क्या होने वाले हैं, सेम होने वाला है, दोनों क्या होने वाले हैं, सेम। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, कर पाओगे? मजा आया? बर्च रिडक्शन आपको समझ आया? तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लिंडलर्स कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है, P2 कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है। ये दोनों क्या करते हैं, सिस एडिशन करते हैं, और ये जो बर्च रिडक्शन है इसमें क्या होता है, ट्रांस एडिशन होता है। क्या होता है इसमें, ट्रांस एडिशन, किसका, नॉन टर्मिनल एल्काइंस का, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।